अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान खलील, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर। और एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग स्ट्रक्चर एंड चार्ट ऑफ अकाउंट। सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है बेसिकली ये एक बुनियाद होती है बिज़नेस की, या बिज़नेस का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है ये उसकी बुनियाद होती है, जिसकी बेस के ऊपर हम जो है वो पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं किसी भी कंपनी का। चाहे वो एक छोटा बिज़नेस हो, चाहे एक बहुत बड़ी कंपनी हो, सबका जो अकाउंटिंग स्ट्रक्चर है, जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, वो इस अकाउंटिंग इक्वेशन की बेस के ऊपर जो है वो डेवलप की जाती है। अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, यानी कि एक कंपनी में जो बेसिकली एसेट्स हैं उनकी टोटल मालियत उस कंपनी की लाइबिलिटीज़ और इक्विटी के बराबर होगी। ठीक है। एसेट्स जो है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जो हम किसी बिज़नेस में जो है वो यूज़ करते हैं, किसी बिज़नेस को चलाने के लिए जो है वो एसेट्स की ज़रूरत होती है। तो एसेट्स के ऊपर जो टोटल कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की होती है बेसिकली, तो वो आती कहाँ से है, यानी कि एसेट्स को अगर हम कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, तो जाहिर सी बात है अगर ये रिसोर्सेज हैं तो इनका कोई सोर्स होगा। जैसे हमने एग्जांपल में यहाँ पर आपको दिखाया है कि एक कंपनी है, उसके पास 5 लाख के एसेट्स हैं, तो ये एसेट्स रिसोर्सेज हैं जो बिज़नेस करने में इस कंपनी को हेल्प कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है कि भाई ये एसेट्स जो है हमारे पास जो है वो इसका सोर्स क्या है, बेसिकली इन एसेट्स का सोर्स क्या है। जो इस एसेट्स में हमने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं वो पैसे कहाँ से आए, वो फंड्स कहाँ से आए। तो बेसिकली इसका जवाब ये है कि हमारे पास यहाँ पर दो रिसोर्सेज हैं, एक जिसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी और दूसरा जिसको हम बोलते हैं इक्विटी। लाइबिलिटी मतलब हमने किसी और से पैसे उधार लिए हुए हैं, इक्विटी का मतलब ये है कि ओनर ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ऐसे ही जो है हर कंपनी में जो एसेट्स मौजूद होते हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट हो चुकी होती है वो या तो लाइबिलिटीज़ के थ्रू आती है हमारे पास फंड्स, या फिर इक्विटी के थ्रू आते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, दैट एसेट्स इज इक्वल टू ऑलवेज लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी। सेकंड हमारे पास है अकाउंटिंग स्ट्रक्चर। तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पर बेसिकली 3 अकाउंट्स तो हमारे पास आ गए हैं, लेकिन हमने जो है वो 5 अकाउंट्स की बात की थी, यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंस, ये 2 अकाउंट भी हमारे पास बिजनेस में जो है मौजूद होते हैं। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में डायरेक्टली ये 2 अकाउंट, ये रेवेन्यू और एक्सपेंसेस नहीं होते, बल्कि इनका जो कंक्लूजन है वो जाकर इक्विटी में ऐड होता है। यानी कि रेवेन्यू में से जब हम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट। जैसे एक एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया है कि हमारे पास 1 लाख का रेवेन्यू है और उसमें से हमने 70,000 के एक्सपेंसेस माइनस किए, तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 30,000 रुपये। तो ये एक पीरियड की इनकम और एक्सपेंसेस है, यानी कि इसको हम अगर ये कहें कि एक साल में एक कंपनी ने 1 लाख रुपए का रेवेन्यू अर्न किया और उसी साल में उसके 70,000 के एक्सपेंसेस जो है वो इनकर्ड हुए हैं और 30,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट बेसिकली किसका है, ये प्रॉफिट है ओनर का। तो जो ओनर की इक्विटी है या ओनर का कैपिटल है ये उसमें जाकर ऐड होगा। जैसे आपने पीछे देखा था कि हमारे पास 5 लाख के एसेट है, 2 लाख लाइबिलिटीज से इन्वेस्ट हुआ है इन एसेट में और 3 लाख रुपए इक्विटी से हुआ है। ठीक है। तो अब एक साल ये बिज़नेस हमने जो है वो रन किया है और हमारे पास जो है 30,000 का प्रॉफिट आया है, तो वो 30,000 जाकर इक्विटी में ऐड हुआ है। अच्छा, जब इक्विटी इंक्रीज़ होगी तो साथ ही साथ एसेट भी इंक्रीज़ होंगे। ये सिंपल सी बात है। जब हम इसको इक्वेशन की बुनियाद बना रहे हैं कि एसेट्स ऑलवेज इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, तो अगर इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे कोई भी चीज़ इंक्रीज़ होती है लाइबिलिटी या इक्विटी में से, तो लाजमी है कि एसेट भी साथ ही साथ इंक्रीज़ होंगे, तभी तो इक्वलिटी रहेगी इक्वेशन के अंदर। सही है। तो बिज़नेस में डिफरेंट तरह की ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। सम टाइम
कोई एक एसेट इंक्रीज़ हो रहा होता है और दूसरा एसेट डिक्रीज़ हो रहा होता है सेम वैल्यू से, तो ऐसी सूरत में ये आपकी इक्वेशन बैलेंस रहती है। या फिर अगर एसेट इंक्रीज़ हो रहा होता है तो कोई लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही होती है। या फिर एक सूरत ये हो सकती है कि एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो इक्विटी इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि ओनर फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ऐसा भी होता है कि अगर कोई एक एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो ये दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं, यानी कि कुछ पैसा हमने लाइबिलिटी से इन्वेस्ट किया उस एसेट में और कुछ जो है वो ओनर ने अपनी फर्दर इन्वेस्टमेंट से किया है। तो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, बट एट एवरी सिचुएशन जो है आपकी जो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है ये बैलेंस रहती है, ये इक्वल रहती है। सो इसी वजह से जब हम यहाँ पर 30,000 का प्रॉफिट बेसिकली इक्विटी में ऐड कर रहे हैं तो ये लाजमी है, क्योंकि ये 30,000 का प्रॉफिट जो है ये कहीं ना कहीं एसेट में मौजूद होगा। ये कैश की सूरत में हो सकता है या फिर कस्टमर से अगर हमने लेने हैं तो रिसीवेबल की सूरत में हो सकता है, ठीक है, बट ये कहीं ना कहीं एसेट्स में भी मौजूद होगा। और ये सिंपल सा जो है वो अकाउंटिंग स्ट्रक्चर होता है किसी कंपनी का, वो चाहे छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, जो है बेसिक अकाउंटिंग स्ट्रक्चर ये यही रहता है, चेंज नहीं होता। बाकी जो है जाहिर सी बात है कि अगर एक बड़ी कंपनी है तो उसका रेवेन्यू मॉडल जो है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है या डिफरेंट जो है एवेन्यूज़ हो सकते हैं जहाँ से वो रेवेन्यू अर्न कर रहे हो, अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। इसी तरह एक्सपेंसेस भी जो है वो कई तरह के हो सकते हैं एक बड़ी कंपनी में। और एक छोटी कंपनी की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम हो और एक्सपेंसेस भी उसके कम हो। तो आपको जो है बेसिकली अकाउंट्स में डिफरेंस मिलेगा, बट बेसिक अकाउंटिंग स्ट्रक्चर किसी भी कंपनी का वो सेम रहेगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट के ऊपर। चार्ट ऑफ अकाउंट बेसिकली जो है हमारे जो 5 हेड ऑफ अकाउंट हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, तो ये पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहलाते हैं, हेड ऑफ अकाउंट्स भी कहलाते हैं और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। एसेट्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, ओन्ड एंड यूज बाई बिजनेस होते हैं, यानी कि हर वो चीज़ जो कि पैसा अर्न करने में आपकी हेल्प करे वो इकोनॉमिक रिसोर्स होती है। लेकिन एसेट तभी होगा जब वो चीज़ जो है वो उस बिज़नेस की मलकियत हो, यानी कि वो बिज़नेस उसको ओन करता हो, तभी तो वो एसेट होगा। फॉर सपोज़ अगर एक बिल्डिंग है जहाँ पर हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं, अगर वो बिल्डिंग हमारी अपनी है, बिज़नेस उसको ओन करता है, तो तब तो वो एसेट है। लेकिन अगर वो बिल्डिंग हमने रेंट पे ली हुई है तो फिर वो एसेट नहीं है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि एसेट के लिए जो है एक तो इकोनॉमिक रिसोर्स होना ज़रूरी है, दूसरा वो ओन्ड बाय बिज़नेस हो और तीसरा कि वो बिज़नेस में यूज़ भी हो रहा हो। ऐसे एसेट जो कि बिज़नेस में फ़र्दर यूज़ के काबिल नहीं होते वो भी एसेट नहीं कहलाते, क्योंकि वो एसेट जाहिर सी बात है अपनी लाइफ पूरी कर चुके होते हैं। फिर सेकंड हमारे पास है लाइबिलिटीज़, ये ऑब्लिगेशन है, कोई भी उधार हमें देना है, कोई भी अमाउंट जो हमें पे करना है किसी को पे करना, मतलब हमारे बिजनेस ने किसी को पे करना है तो वो लाइबिलिटी कहलाता है। जैसे बैंक लोन हो गया या सप्लायर से हमने क्रेडिट पर जो है वो इन्वेंट्री ले ली तो अकाउंट्स पेबल हो गया उसका, ठीक है। इसी तरह अगर हमने बिल्स हमारे पास आ गए यूटिलिटी को और अभी पे करने, बिल्स पेबल कहलाता है वो। तो इस तरह की जो अमाउंट्स है जो हमने किसी को पे करनी है वो हमारी ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। इक्विटी मतलब ऑनर्स क्लेम ऑन बिजनेस, यानी कि ऑनर का जो शेयर है एक बिज़नेस के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बिज़नेस एसेट्स से चलता है और एसेट्स को ख़रीदने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, या तो लाइबिलिटी से आते हैं, यानी कि हम कहीं से लोन वगैरह लेकर इन्वेस्ट करते हैं, या फिर ऑनर अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। तो जो ऑनर अपने पैसे इन्वेस्ट करता है उसको हम इक्विटी या कैपिटल कहते हैं और ये जो है उस ऑनर का शेयर होता है इस बिज़नेस के अंदर। देन रेवेन्यू, इनकम अर्न बाय ए बिज़नेस। एक पीरियड में जो है एक बिज़नेस जो इनकम अर्न करता है, अगर वो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो सेल्स के थ्रू जो इनकम अर्न करता है, या अगर वो कोई सर्विस दे रहा है तो वो सर्विस के थ्रू जो इनकम अर्न करता है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। एक्सपेंसेस मीन्स कॉस्ट टू रन अ बिज़नेस। एक बिज़नेस को चलाने के लिए जो हम खर्चा करते हैं वो हम सिंपल एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते हैं। डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये 5 मेजर अकाउंट हैं, 5 हेड ऑफ अकाउंट हैं,
पिलर्स ऑफ अकाउंट हैं। तो बेसिक अकाउंट ये 5 हैं। फिर इनकी एक्सटेंशन में ज़ाहिर सी बात एसेट्स की कई टाइप्स हो सकती हैं, एक्सपेंसेस की कई टाइप्स हो सकती है, रेवेन्यू कई तरह का हो सकता है, लाइबिलिटीज़ यानी कि अलग अलग लोगों से जो है हमने उधार लिया होता है, डिफरेंट तरह की ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो इनकी फर्दर टाइप्स और उनके अंदर अकाउंट्स हो सकते हैं, बट 5 ये मेजर हेड ऑफ अकाउंट है। जितने भी दुनिया में अकाउंट्स मौजूद हैं, किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स वो जो है जो वो इनलाइन करते हैं हज़ारों अकाउंट्स, वो हज़ारों अकाउंट्स इन 5 में से किसी एक से रिलेट करते होंगे, छठी कोई नेचर नहीं है। तो ये 5 नेचर, ये 5 हेड ऑफ अकाउंट या पिलर ऑफ अकाउंट हर स्टूडेंट को अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि आगे चल के इसी की बेसिस के ऊपर हम पूरी अकाउंटिंग को परफॉर्म करेंगे। देन हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट की एक्सटेंशन में अगर आपको मैं बताऊं कि एसेट्स की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, जैसे एक है करंट एसेट और दूसरा है फिक्स एसेट। अब करंट एसेट में हमारे पास डिफरेंट अकाउंट होते हैं, जैसे कैश, बैंक, रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर रिसीवेबल, इन्वेंट्री, सप्लाईज, स्टेशनरी, प्रीपेड्स, एडवांसेस। ये सारे अकाउंट्स हैं करंट एसेट के अंदर। करंट एसेट्स वो होते हैं जो विद इन 1 ईयर यूज्ड हो जाएं, या फिर विद इन 1 ईयर ये वापस कैश में कन्वर्ट हो जाएं। तो ऐसे एसेट जिनकी लाइफ 1 साल हो, जो 1 साल में यूज़ कर लिए जाएं या 1 साल में वापस कैश में कन्वर्ट हो जाएं, वो करंट एसेट्स कहलाते हैं। कैश मीन्स सिंपल कैश, ठीक है, जो आपके पास लिक्विड कैश मौजूद हो। बैंक मीन जो पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट कराया हुआ है। रिसीवेबल्स मीन हमने उधार पर अगर कोई इन्वेंट्री सेल की हुई है और उसके पैसे हमें कस्टमर से आने हैं, तो वो रिसीवेबल कहलाते हैं। प्रोविज़न फॉर रिसीवेबल या प्रोविज़न फॉर बैड डेट इसके कह लें, यानी कि जाहिर सी बात है हमने डिफरेंट कस्टमर्स को उधार दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि कुछ कस्टमर से हमें पैसे वापस ना मिले, तो उसको हम बैड डेट बोलते हैं। तो हम इसको प्रोविज़न फॉर बैड डेट, जो रिसीवेबल है इसका कॉन्ट्रा अकाउंट है, यानी कि रिसीवेबल को ये कम करता है। इन्वेंट्री मींस जो हम सेल करने के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। सप्लाईज मींस बिज़नेस में छोटी मोटी यूज़ होने वाली जो अशिया होती हैं, जैसे कि हम अगर ये कह लें कि अगर एक बड़ी फैक्ट्री है तो उसके अंदर जो सफाई करने के लिए जितने भी छोटे मोटे चीज़ें होती हैं वो सब सप्लाईज़ में आती हैं। स्टेशनरी सिंपल पेपर, पेन और आपकी पेंसिल, इरेज़र वगैरह ये सब स्टेशनरी में आता है। प्रीपेड्स, कुछ भी प्रीपेड हमने दिया, एडवांस में दिया हुआ है, जो अभी हमने एक्सपेंस किया नहीं है, यानी प्रीपेड रेंट हो गया, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस, कोई भी रकम जो हमने एडवांस में दी है अभी तक वो एक्सपेंस हुआ नहीं है, तो वो प्रीपेड्स कहलाते हैं। एडवांसेस मतलब एम्प्लॉइज़ को हमने पहले से कोई एडवांस दिया हुआ है, अभी उनकी सैलरी हमारे ऊपर ड्यू नहीं हुई और कोई एडवांस हमने दिया हुआ है, तो इस तरह के एडवांसेस या लोन्स के अकाउंट्स जो है वो करंट एसेट्स में हम खोल सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको सैम्पल अकाउंट्स दिए हैं, बाकी तो जाहिर सी बात है कंपनी की नीड के अकॉर्डिंगली जो है वो डिफरेंट अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं। फिर फिक्स एसेट वो एसेट जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो, या जो कैश में कन्वर्ट होने में 1 साल से ज़्यादा जो है वो ले, या फिर जिनको हम 1 साल से ज़्यादा अरसे में यूज़ करें, वो हमारे फिक्स एसेट होते हैं। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी, व्हीकल्स और प्रोविज़न फॉर फिक्स एसेट। सो ये जो फिक्स एसेट हैं ये बेसिकली ओवर द पीरियड डेप्रिसिएट होते हैं, जब यानी कि जब हम इनको यूज़ करते हैं तो यूज़ के साथ साथ इनकी लाइफ कम होती है, इनकी एफिशिएंसी कम होती है, और इस लाइफ के कम होने को, एफिशिएंसी को, या वेयर एंड टेयर यानी कि टूट फूट का शिकार होते हैं ये, तो उनको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। सो लैंड के अलावा जितने भी फिक्स एसेट हैं वो डेप्रिसिएट होते हैं। लैंड डेप्रिसिएट नहीं होती, क्योंकि लैंड की तो एक कोई फिक्स यूज़फुल लाइफ नहीं होती, दूसरा लैंड में वेयर एंड टेयर नहीं होता, सही, इस वजह से लैंड जो है वो डेप्रिसिएट नहीं होती है। बाकी जितने भी फिक्स एसेट हैं वो सारे डेप्रिसिएट होते हैं। तो लैंड मतलब सिंपल ज़मीन, बिल्डिंग मतलब कोई इमारत, फर्नीचर जो टेबल कुर्सियाँ वगैरह आपने अपने बिज़नेस में यूज़ करनी है। इक्विपमेंट्स मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जैसे फोटोस्टेट मशीन हो गई, आपका जो है वो कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ये सब। मशीनरी मींस अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मशीनें यूज़ होती हैं। व्हीकल्स मींस गाड़ियाँ, ये सारे हमारे पास फिक्स एसेट की एग्जांपल्स हैं।
फिर हम एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो एक्सपेंसेस में हमारे पास दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, एक जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और दूसरा जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो इन्वेंट्री हम बेसिकली सेल कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जब हम इन्वेंट्री परचेज़ करते हैं तो हम उसको परचेजेस के अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, सम टाइम हमें कुछ इन्वेंट्री वापस सप्लायर को देनी पड़ती है, उसको परचेज रिटर्न कहा जाता है, ये परचेज का कॉन्ट्रा अकाउंट है। परचेज डिस्काउंट, सम टाइम हमें सप्लायर की तरफ से डिस्काउंट मिल जाता है परचेज़ के ऊपर, तो उसको हम परचेज़ डिस्काउंट बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन, यानी कि सप्लायर से हमने प्रोडक्ट ख़रीदी और वहाँ से हम अपने पॉइंट ऑफ सेल तक लेकर आए, तो उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन लगा वो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनता है। तो ये हमारा बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट हैं। जो प्रोडक्ट हमने बेसिकली ख़रीदी और सेल की, तो जितनी गुड्स सेल हो गई उसकी हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ता है, ताकि सेल्स में से उस कॉस्ट को माइनस करके हम अपना प्रॉफिट कंप्यूट कर सकें। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट है। दूसरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी बिज़नेस को चलाने के खर्चे, लाइक सैलरी एक्सपेंस, अब एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है। रेंट एक्सपेंस, अगर रेंट की जगह है तो उसका रेंट देना है। सप्लाईज़ एक्सपेंस, ये जो हमारे पास एसेट है सप्लाईज, जब हम इसको यूज़ कर लेते हैं तो एक्सपेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है। स्टेशनरी एक्सपेंस, जैसे ये हमारे पास स्टेशनरी है, जब तक ये हमारे पास मौजूद है, एसेट है, अगर हमने इसको यूज़ कर लिया तो ये एक्सपेंस। यूटिलिटीज़ एक्सपेंस, पानी, बिजली, गैस, ये सब हम यूज़ करते हैं बिज़नेस में, तो इसके जो बिल्स हैं वो हमारा यूटिलिटी एक्सपेंस होता है। फूड एंड मिल, खाने पीने का खर्चा। इंश्योरेंस एक्सपेंस, अगर आपने कोई भी अपना एसेट इंश्योर करवाया हुआ है तो उसका जो इंश्योरेंस की प्रीमियम अब हम भरते हैं, तो वो बेसिकली हमारा एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन, ये फिक्स एसेट जब इनकी लाइफ कम हो जाती है या इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है तो बेसिकली ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है। बैड डेट, जब अकाउंट रिसीवेबल कोई नहीं मिलता तो वो बैड डेट में रिकॉर्ड होता है। डिलीवरी एक्सपेंस, जब हम कस्टमर को प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं, ठीक है, एक तो सप्लायर से हम अपने पास लेकर आ रहे थे तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन, और एक हम अपने पॉइंट ऑफ सेल से कस्टमर को अगर हम डिलीवर कर रहे हैं तो उसको डिलीवरी एक्सपेंस बोलते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, हम कोई भी एम्प्लॉय अगर ट्रैवल करता है बाई रोड या फिर बाई एयर तो उसका जो खर्चा होता है वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में हम रिकॉर्ड करते हैं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, यानी कि हम जो एडवर्टाइजिंग वगैरह करते हैं उसका खर्चा हम इस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस, अगर हमने बैंक से कोई लोन लिया हुआ है और उसके ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ता है तो वो हम इंटरेस्ट एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यानी कि अगर हम थ्रू आउट द ईयर कोई चीज़ रिपेयर या उसको मेंटेन करवाते हैं, मशीनरी हो गई या कोई भी फिक्स एसेट, तो वो खर्चा जो है वो हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग में हर एक चीज़ का एक स्पेसिफिक अकाउंट होता है और आपको उसको उसी अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है। फिर हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं। शॉर्ट टर्म वो जो हमें एक साल के अंदर अंदर पे करनी है। लॉन्ग टर्म वो जिसको पे करने के लिए हमारे पास एक साल से ज़्यादा टाइम मौजूद होता है। शॉर्ट टर्म में अकाउंट पेबल, यानी कि सप्लायर से इन्वेंट्री आपने क्रेडिट पर ख़रीदी तो वो अकाउंट पेबल में रिकॉर्ड होती है। सैलरीज पेबल, एम्प्लॉयज़ की सैलरी ड्यू हो गई आपके ऊपर, आपको पे करनी है तो वो इस अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। अनअर्न्ड इनकम, किसी कस्टमर ने आपको एडवांस में पैसे दे दिए, अभी आपने गुड्स या सर्विस उसको डिलीवर नहीं किए हैं, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये लाइबिलिटी है, ये आपकी इनकम नहीं है, आप इसको सेल्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, अपनी इनकम में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसको हम अनअर्न्ड इनकम में रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि ये एक लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड होगी। बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक में आपके पास रकम कम है और आपने किसी को ज़्यादा का चेक इशू कर दिया है, और तो बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है कि शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बैंक वो चेक क्लियर कर देता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अकाउंट में 2 लाख थे और आपने किसी को 5 लाख देने थे और आपने जो है वो 5 लाख का चेक इशू कर दिया, तो आपके बैंक अकाउंट में तो 2 लाख है, ठीक है, लेकिन बैंक वो 5 लाख का चेक क्लियर कर देता है और जो 3 लाख का डिफरेंस अमाउंट होता है वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। बैंक इसके ऊपर आपसे जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो ये भी एक लाइबिलिटी होती है, आपको बैंक को वो वापस पे करना होता है। बिल्स पेबल, यूटिलिटी के बिल आ गए, अभी पे नहीं किए, पे करने हैं, तो ये भी एक लाइबिलिटी है। इंस्टॉलमेंट पेबल, कोई चीज़ आपने लीज पे इंस्टॉलमेंट पे ली है तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट आपने पे करनी है वो बेसिकली इंस्टॉलमेंट पेबल में रिकॉर्ड होता है। इंटरेस्ट पेबल, अगर आपने कोई बैंक का लोन लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट आपके ऊपर ड्यू हो चुका है, अभी आपने पे नहीं किया तो उसको हम इंटरेस्ट पेबल में रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में बैंक लोन,
बैंक से अगर कोई लोन लिया हुआ है, लीज पेबल, लीज पे बैंक से कोई एसेट आपने लिया हुआ है, मॉर्गेज पेबल, कोई चीज़ गिरवी रखा कर आपने मॉर्गेज लिया हुआ है, यानी कि भी ये भी लोन की एक टाइप है कि आप कोई एसेट गिरवी रखा कर अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो। इसी तरह लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट है, आपने अगर किसी कंपनी में किसी जगह की हुई है एक से ज़्यादा साल के टाइम पीरियड के लिए, तो उसको हम जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। देन हमारे पास जो है वो इक्विटी कैपिटल का जो अकाउंट है, सही है। तो इक्विटी में हमारे कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट किया, जो ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, ड्राइंग जो ओनर विदड्रॉ कर ले, जो इन्वेस्टमेंट किया है वो पर्सनल यूज़ के लिए वापस निकाल लेता है, तो ड्राइंग कैपिटल का कॉन्ट्रा अकाउंट है, ठीक है। तो ये जो हमने सब येलो यहाँ पर किए हुए हैं ना, ये सब अपने ओरिजिनल अकाउंट के कॉन्ट्रा अकाउंट है। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया आपको कि प्रोविजन फॉर रिसीवेबल, यानी कि जो प्रोविजन फॉर बैड नेट है, ये रिसीवेबल का कॉन्ट्रा अकाउंट है। इसी तरह प्रोविजन फॉर फिक्स एसेट, ये फिक्स एसेट का लैंड के अलावा बाकी जितने एसेट डेप्रिसिएट होते हैं ये उनका कॉन्ट्रा अकाउंट है, ठीक है। इसी तरह परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, परचेज के कॉन्ट्रा अकाउंट है। ड्राइंग कैपिटल का कॉन्ट्रा अकाउंट है, ठीक है। तो कैपिटल ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस, जो हम एक पीरियड में जो हम अर्न करते हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ठीक है। बाद में ये भी कैपिटल के साथ हम एडजस्ट कर देते हैं और ड्राइंग को भी कैपिटल के साथ एडजस्ट कर देते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम आगे चल के सीखेंगे। रेवेन्यूज़ में हमारे पास सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, कमीशन इनकम और इस तरह के जो है वो डिफरेंट अकाउंट हो सकते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो फिर तो सिंपल सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट होता है। अगर आप सर्विसेज बेस्ड बिजनेस हैं तो मे बी आपकी इनकम कमीशन इनकम कहला सकती है, सर्विस इनकम कहला सकती है। आप कोई डॉक्टर हैं या लॉयर हैं तो आपकी इनकम जो है वो कंसल्टेशन फ़ी कहला सकती है। तो इनकम के कई तरह के मतलब सोर्सेज हो सकते हैं, कई तरह के उसके नाम हो सकते हैं। फ़िलहाल सिंपल अगर हम एक इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ ख़रीद के बेच रहे हैं तो हम सेल्स का अकाउंट यूज़ करते हैं। और अगर हम कोई सर्विस दे रहे हैं तो हम सर्विस इनकम, या अगर कमीशन अर्न करते हैं तो कमीशन इनकम का नाम हम इसको देते हैं। तो ये डिफरेंट जो है वो आपके पास अकाउंट्स होते हैं। बट आपने देखा होगा कि मेजर अकाउंट वही है, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज़, इक्विटी और रेवेन्यू। बाकी इनकी एक्सटेंशंस में आप कई अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं, बट नेचर हर अकाउंट की इन 5 में से कोई एक ही होगी। तो आपको जो है वो इन 5 मेजर हेड ऑफ अकाउंट का पता होना ज़रूरी है, और एटलीस्ट ये कुछ एग्जांपल्स जो मैंने दिए हैं इनका आपको पता होना ज़रूरी है। बाकी जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आगे किसी कंपनी में अगर कोई फर्दर अकाउंट्स आपको खोलने पड़ेंगे तो उसमें आपको इतना मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह आप आसानी से ओपन कर सकेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।